नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में कोश विज्ञान इस विषय पर बात करेंगे। यह वीडियो हिंदी विषय से एमए या फिर पीजी कोर्स इसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। साथ ही हिंदी विषय के उच्च स्तर के जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, इसके लिए भी ये समान रूप से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इस वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो इसमें हम लोग मुख्यतः 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हम लोग संक्षिप्त रूप से समझ लेंगे कि कोश विज्ञान ये है क्या। साथ ही कोश का प्रकार इस पर बात करेंगे और कोश निर्माण की प्रक्रिया इस पर बात करेंगे। आप अगर अपने कोर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोश के प्रकार और कोश निर्माण की प्रक्रिया, इससे नियमित रूप से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए ये सब टॉपिक्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो कोश का जो आरंभिक रूप तो शब्दों के संग्रह के रूप में मिलता है ना। कोश अर्थात जो शब्दकोश है, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी, है ना, सामान्यतः डिक्शनरी कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें शब्दों का एक संग्रह है, शब्दों की क्रमबद्ध संग्रह, उसका अर्थ निरूपण और व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण कोश विज्ञान के अंतर्गत आता है। आप कोई भी हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी को अगर ले लेंगे तो आप देखेंगे कि सामान्यतः उसमें जो शब्द होते हैं वो क्रमबद्ध रूप से सजे होते हैं। सामान्यतः जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बोलते हैं, तो वो अर्थात वो क्रमबद्ध संग्रह रहता है। सब में उसका क्या है, अर्थ दिया रहता है और व्याकरणिक कोटियों का भी उसमें निर्धारण रहता है। अर्थात कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा विशेषण है या कौन सा किस श्रेणी का शब्द है, तो वो भी क्या है, दिया रहता है। तो कोश विज्ञान के अंतर्गत इन सभी तथ्यों को देखना पड़ता है। अतः शब्दकोश उस संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें अर्थ या पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हों। आधुनिक युग में इसके लिए शब्दकोश, बृहद शब्दकोश, डिक्शनरी, इनसाइक्लोपीडिया आदि नाम से मिलते हैं। अतः शब्दकोश प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण रहा है। अब हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं कोश के प्रकार। तो ये जो 3 प्रकार है, इसको आप ज़रूर याद कर लें, तो क्या होगा, इसको डिस्क्राइब करने में बहुत आसानी होगी। तो कोश के 3 प्रकार से हम लोग देखेंगे। पहले कालक्रम की दृष्टि से, दूसरा भाषिक तत्वों के आधार पर और तीसरा शब्दों के अर्थ के आधार पर। कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो इसके अंतर्गत भी कोश 2 प्रकार का हो सकता है। एक समकालिक, जिसको वर्णनात्मक कहते हैं, और दूसरा कालक्रमिक या फिर आप इसको ऐतिहासिक कह सकते हैं। तो कालक्रम के आधार पर अर्थात समय के आधार पर एक समसामयिक और एक ऐतिहासिक। अब समकालिक या जो वर्णनात्मक कोश है, उसको फिर से आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला साधारण या सामान्य कोश और दूसरा विशिष्ट कोश। तो सामान्य कोश की अगर बात करें तो इस कोश में भाषा के सामान्य रूप का सामान्य पाठक के लिए साधारण प्रयोग के लिए वर्णन किया जाता है। अर्थात जो सामान्य कोश है, इस कोश में भाषा के सभी प्रकार के शब्द लिए जाते हैं और उन शब्दों के साधारण और सामान्य अर्थ दिए जाते हैं। वैसे ही अगर विशिष्ट कोश की बात करें तो शब्दों के रूप, अर्थ, उनके प्रयोग की सीमा क्षेत्र आदि के आधार पर विशिष्ट कोश के कई प्रकार होते हैं। कुछ प्रकार इस प्रकार है, जैसे बोली कोश। तो इसका निर्माण बोली विज्ञान की सहायता से किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के कोश बनाए जाते हैं बोली विज्ञान के अंतर्गत, अर्थात किसी भाषा के सभी बोलियों के शब्द उसमें सम्मिलित हो या फिर किसी भाषा की सिर्फ एक बोली के शब्द उसमें सम्मिलित हो। अब दूसरा जो प्रकार है वो है पेशा कोश।
तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस कोष में किसी विशेष पेशे में लगे लोगों के लिए शब्दों का विवरण दिया जाता है, जैसे कि कृषि कोष, वाणिज्य संबंधी कोष। तो इसमें उस निर्धारित पेशे से संबंधित शब्द का संकलन रहता है। अब अगर तकनीकी कोष की बात करें तो इसमें विशेष विषयों के लिए प्रयुक्त शब्दों का यह कोष है, जैसे कि भौतिकी के लिए, जैविकी के लिए, विधि के लिए, प्रशासन के लिए। इस तरह से इसको तकनीकी कोर्स कहा जाता है। कूट भाषा कोष, इसमें क्या है, इसमें गुप्त भाषा से संबंधित ये कोर्स है। जैसे सट्टेबाज लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं, आतंकवादी लोग अपने भाषा का प्रयोग करते हैं डकैतों के बीच। तो ये हो गया कूट भाषा कोष। अब पहला जो आधार था वो हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि भाषिक तत्वों के आधार पर कोष के प्रकार। तो भाषिक तत्वों के आधार पर पहला हो गया वर्तनी कोष, अर्थात शब्दों की मानक और सर्वमान्य वर्तनी से संबंधित यह कोष है। वैसे ही उच्चारण कोष की बात करें तो मानक उच्चारण पर आधारित यह कोष है। समनाम कोष की बात करें तो वे कोष जिनकी वर्तनी और उच्चारण समान होते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, उससे संबंधित ये कोष है। अगर अंतर्वर्णानुक्रम कोष की बात करें तो इस कोष में शब्द की क्रम व्यवस्था शब्दों के प्रथम वर्ण से न करके शब्दों के अंतिम वर्णों के आधार पर की जाती है। जैसे क से अंत होने वाले शब्द, अर्थात शुरू का वर्ण नहीं देखते हैं, अंत वाला वर्ण देखते हैं। वैसे ही व्याकरणिक कोष, तो जिन भाषाओं का व्याकरण बहुत जटिल होता है तो उनके लिए इस प्रकार के कोष विशेष उपयोगी होते हैं, जैसे कि रूसी भाषा के लिए। आवृत्ति कोष की बात की जाए तो इसे बनाने से पहले एक सामग्री तय की जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र हो या फिर ग्रंथ हो, पत्रिकाएं हो, ये सब इसमें आ सकते हैं। इस पूरी सामग्री में कोई शब्द कितनी बार आया है इसकी गणना की जाती है। अधिक आवृत्ति वाले शब्दों को पहले दिया जाता है और उससे कम को क्रमशः बाद में। तो ये कोष विद्यार्थी या अध्येता कोष तैयार करने में सहायक होते हैं, इसीलिए इसका नाम ये रखा है आवृत्ति, मतलब कौन कितना बार रिपीट होता है। अब जो तीसरा था वो क्या था कि शब्दों के अर्थ के आधार पर कोष कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर पहला हो गया पर्यायवाची कोष, अर्थात पर्यायवाची कोष में शब्दों के पर्यायों या फिर समानार्थी शब्दों वाला यह कोष है। विलोम कोष की बात करें तो इसमें विपरीतार्थक शब्द से संबंधित यह कोष है। कृति कोष की बात करें तो यह किसी लेखक की एक कृति या फिर संपूर्ण कृतियों में प्रयुक्त सभी शब्दों का समावेश इसमें किया जाता है। जैसे मानस कोष, प्रसाद शब्दकोश, कबीर शब्दकोश। इस तरह से मानस अर्थात रामचरित मानस की बात यहाँ पे हो रही है, प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है ना। वैसे ही विद्यार्थी या अध्येता कोष, तो ऐसे कोष भाषा सीखने में अधिक सहायक होते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य शिक्षार्थी कोष और दूसरा विशिष्ट विद्यार्थी कोष। तो सामान्य वो जिसमें सभी प्रकार के शब्द रहते हैं और विशिष्ट शिक्षार्थी कोष जो है तो इसमें किसी एक प्रकार के शब्द रहते हैं। जैसे कि बात करें सिर्फ क्रिया है या फिर सिर्फ विशेषण, सिर्फ संज्ञा, इस तरह से। वैसा ही अगला जो है वो है आपका भाषी कोष। तो इसमें किसी भाषा के शब्दों का अर्थ उसी भाषा में दिया जाता है। जैसे हिंदी शब्द सागर। द्विभाषी कोष की बात करें तो इसमें एक भाषा के शब्दों का अर्थ अन्य भाषा में दिया जाता है। तो जिस भाषा के शब्द का अर्थ दिया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं या फिर सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, और जिसमें अर्थ दिया जाता है वो लक्ष्य भाषा या फिर टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे हिंदी इंग्लिश शब्दकोश की अगर बात करें तो अगर इंग्लिश का शब्द
उसका मीनिंग हिंदी में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो सोर्स लैंग्वेज हो गया वो हो गया इंग्लिश, और जो टारगेट लैंग्वेज हो गया वो हो गया हिंदी। तो ये हो गया द्विभाषी कोश। और अगर बहुभाषी कोश की बात करें तो जब किसी कोश में 2 से अधिक भाषाओं का वर्णन किया जाता है तो उसे बहुभाषी कोश कहते हैं। ये प्राय तुलनात्मक होते हैं और इनमें वैज्ञानिक या तकनीकी शब्द ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से हम लोग कोश का जो प्रकार था वो देख लिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है कोश निर्माण की प्रक्रिया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको भी हमने क्या किया है कि 3 चरणों में बांट लिया है। पहला जो चरण है इसमें नियोजन, सामग्री संकलन और प्रविष्टियों का चयन करना हो गया। जब ये काम हो जाता है तो फिर कोश की प्रविष्टि की संरचना इसे देखा जाता है, और जो इसका अंतिम चरण है वो प्रविष्टियों की क्रम व्यवस्था, मुद्रण प्रति तैयार करना आदि, है ना। तो ये हो गया। अब इन 3 चरणों को हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नियोजन, सामग्री संकलन और प्रविष्टियाँ। इसमें कोश की रूपरेखा ठीक की जाती है। आवश्यक सामग्री का संकलन किया जाता है, सामग्रियों का चयन किया जाता है। इसके जो मुख्य चरण है तो पहला चरण हो गया आपका नियोजन। कोश के प्रकार का नियोजन किया जाता है, भाषा के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि हिंदी का कोश बनाने के लिए ब्रज, अवधी आदि भाषा से शब्द लिया जाए या नहीं लिया जाए, इसको निर्धारित करना। वैसे ही भाषा के काल का निर्धारण, अर्थात ये समकालीन होगा या फिर मध्यकालिक या फिर प्राचीन साहित्य के शब्द इसमें रहेंगे। वैसे ही भाषा का चुनाव, ये भी नियोजन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं सामग्री संकलन। तो सामग्री संकलन अर्थात सामग्री को इकट्ठा करना, है ना। तो कोश के प्रकार पर आधारित होती है। जैसे संकलन पद्धति लिखित और अलिखित भाषाओं के लिए भिन्न प्रकार की होती है। अगर लिखित भाषा है तो उसके लिए तो साहित्यिक ग्रंथ पर्याप्त है, लेकिन अगर अलिखित भाषा है तो उसके लिए हमें सर्वेक्षण पद्धति अपनाना होगा। अब अगर प्रविष्टियों का चयन की बात करें तो इसमें कोश का आकार, प्रकार, उसका उद्देश्य, भाषा के स्थानिक, सामाजिक और शैली परक अंतर आदि का ध्यान रखना होता है। उसमें शब्द प्रयोग पर भी ध्यान रखना होता है, जैसे कहाँ अभिनव शब्दों का प्रयोग करना है या फिर पुरातन और जीर्ण शब्दों को रखना है या हटाना है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द, इस पर ध्यान रखना पड़ता है। रिक्त शब्द, इसका स्वतंत्र प्रयोग तो होता नहीं है, लेकिन जब कोश निर्माण करते हैं तो उसे स्थान देना पड़ता है। साथ ही व्याकरणिक शब्द का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसका उपसर्ग, प्रत्यय या फिर सामासिक शब्द है, ये सब देखना पड़ता है। और वैसे ही कहावतें, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब कोश निर्माण का जो दूसरा चरण है वो है कोशीय प्रविष्टि की संरचना। तो इसमें पहला जो है वो है शीर्ष पद का निर्धारण करना, उच्चारण, अर्थ या फिर परिभाषा इसको देखना, प्रयोग, व्युत्पत्ति आदि से संबंधित कार्य करना। तो ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। तो कोश का जो मुख्य कार्य है और सबसे अधिक जो टाइम टेकिंग काम है, अर्थात सबसे अधिक समय लगने वाला जो काम है वो यही है। तो इसमें शीर्ष शब्द का चयन करना पड़ता है, इसे प्रविष्टि शब्द या फिर प्रविष्टि इकाई कहते हैं। दूसरा वर्तनी और उच्चारण। तो शीर्ष शब्द के बाद सामान्यतः उसका उच्चारण दिया रहता है। अगर किसी भाषा में स्वनिम और लेखिम में विशेष अंतर है तो उसका उच्चारण दिया जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारा शब्द में कुछ लेटर क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो वहाँ पर स्वनिम और लेखिम में क्या है, विशेष अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर उच्चारण दिया जाना बहुत ही आवश्यक रहता है। अगर
व्युत्पत्ति की बात करें तो इसमें कोशों की उत्पत्ति संबंधी जो सूचना है वो भाषा का नाम ये सब दिया जाता है। वैसे ही व्याकरणिक सूचना तो इसमें वो जो शब्द है उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, पद का क्या प्रकार है, ये सब इसमें वर्णन होता है। साथ ही शाब्दिक इकाई की परिभाषा, उदाहरण, चित्र आदि भी दिया जाता है ना। अब जो इसका अंतिम क्रम है वो है कि प्रविष्टियों की क्रम व्यवस्था करना और मुद्रण प्रति तैयार करना। तो प्रविष्टियों का क्रम व्यवस्था करना अर्थात जो प्रविष्टियां की जानी है तो किस प्रकार से की जानी है। सामान्यतः हम लोग क्या देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही क्या है प्रविष्टियां की जाती है। तो ये काम हो गया। उसके बाद जो काम है वो है मुद्रण प्रति तैयार करना, उसका अर्थात प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट निकालना। साथ ही उसका प्राइस भी तय करना कि क्या कीमत होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये कोश निर्माण का चरण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।